बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 14 से 16 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो पीडीएफ नोट्स आदि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप लोग इस श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। 2022 की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये नवंबर 2022 तक का आपका अपडेट किया जा चुका है। आप लोग इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए, हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको एक साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर ही उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत का केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अभी हाल ही में मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसकी संबंधित जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग वहाँ पर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इस खिताब को अभी हाल ही में बिहार ने चंडीगढ़ को हराकर अपने नाम किया है। इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसका आयोजन स्थल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिएगा। 17वां जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया और इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। यानी कि इस चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने अपने नाम किया है। किसे हराकर, तो एग्जाम में पूछे जाए तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ को हराकर। अब यहाँ पर बात हुई है लखनऊ की, तो एक जानकारी आपको दे दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने इसके बारे में कंप्लीट चीज़ें आपको बतलाया था। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी लखनऊ की 19 वर्षीय मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी थी वर्ष 2021-22 के लिए। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त बात हुई यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमने उत्तराखंड डाला है। तो उत्तराखंड के बारे में एक जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि लखपति दीदी मेले का शुभारंभ हाल ही में उत्तराखंड में किया गया था। अब ये लखपति दीदी मेला क्या है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस श्रृंखला के वीडियो को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी जाके आप चीज़ों को एक दूसरे से चेन बना के याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज से ये प्रण लीजिए कि इस श्रृंखला के बीपीएससी मेकर का जो श्रृंखला था करंट अफेयर्स का, इसे आप लोग रोज देखेंगे। इससे आपकी जो तैयारी है बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एकदम से बेहतर हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। हमारी टीम ये आपसे वादा करती है कि आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे परीक्षाओं के लिए जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। चलिए इन सारी बातों का यहाँ से ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और ये घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक मंथ के 14 तारीख को ये दिवस या फिर ये कह सकते हैं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के सभी जिलों में, वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में 38 जिले हैं, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें प्रमंडल की तो बिहार में 9 प्रमंडल है। तो इन 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल जो जिले हैं ये हैं 38। तो आपको ध्यान रखना बिहार के सभी 38 जिलों में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और इस स्वास्थ्य मेले में अगले 2 माह तक हाइपरटेंशन, डायबिटीज की स्क्रीनिंग आदि किया जाएगा।
ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। ये सारी बातें इनसे संबंधित है। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन सेवा काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही थी। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। भारत के कई राज्यों के द्वारा इस प्रकार की सुविधा का शुभारंभ किया गया था। और टेलीमेडिसिन सेवा की बात करें तो इनसे संबंधित यहाँ पर हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। यह एक ऐसी सुविधा होती है, या फिर कह सकते हैं यह एक ऐसी मेडिकल सुविधा या फिर केंद्र होती है जहां पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं और वह दूरस्थ स्थल में, यानी कि वहां से दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर मेडिकल सेवा बिल्कुल से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्थलों पर आपको ध्यान रखना, मौजूद रोगी से बातचीत करते हुए उनकी रिपोर्ट को देखते हुए ऑनलाइन उन्हें उचित सलाह व दवा की जानकारी दी जाता है। ये सारी बातें टेलीमेडिसिन सेवा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम बात करें वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। जो नई सरकार का गठन हुआ बिहार में 16 अगस्त 2022 को, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसी वीडियो में बिहार मंत्रिमंडल, जो नया मंत्रिमंडल 16 अगस्त को गठित हुआ, 16 अगस्त 2022 को, तो इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप इस वीडियो को बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर्स वाले कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत ये वीडियो आपको मिलेगा। वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हालांकि इसका लिंक यहाँ पर मैं ऊपर आई बटन पर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट होगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला चंद्र अंतरिक्ष यान है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, यानी कि अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया है। ये जो फ्लोरिडा आप देख रहे हैं ये एक अमेरिकी राज्य है, यहीं से कह सकते हैं इसे लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किससे किया गया है, किस रॉकेट से, तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। ये सारी बातें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आगे लिखा गया कि इसमें लगे रोवर का नाम राशिद है, जिसे कि दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया फिर तैयार किया गया है। इस रोवर का नाम है राशिद। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर भारत के दृष्टिकोण से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में है। चंद्रयान 1 भारत ने जो लॉन्च किया था PSLV C Mark 2 के जरिए, ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। और वहीं पे हम चंद्रयान 2 की बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 के जरिए लॉन्च किया गया था। ये दोनों भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब तक 2 मिशन चंद्रयान के लिए लॉन्च हो चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। भारत के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखिएगा। वहीं पर हम अगले प्रश्न पे अगर हम चलें, चौथे प्रश्न पे, तो हमारा चौथा प्रश्न की हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर द वर्ल्ड डिजर्व बेटर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विश्व यूनिसेफ दिवस या फिर यूनिसेफ दिवस मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे कि यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे जो स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, आपको ध्यान रखना, वर्ष 1946 में की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इस साल यूनिसेफ दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 11 दिसंबर 2022 को। इस वर्ष 2022 की जो निर्धारित थीम है ये ऑल गर्ल डिजर्व बेटर द वर्ल्ड डिजर्व, देखिए यहाँ पर शब्द छूट गया है, आपको ध्यान रखना। इस वर्ष की जो निर्धारित थीम है यहाँ पर आप लोग देख के नोट जरूर कर लीजिएगा। ये थीम 2022 का है, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर द वर्ल्ड डिजर्व बेटर, ये 2022 का थीम है। यहाँ पर शब्द छूट गया है तो आप लोग इसे सुधार जरूर कर लीजिएगा। और वहीं पे हम बात करें यहाँ पर यूनिसेफ की, तो आपको ध्यान रखना यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे हमने आपको जानकारी दिया, इसकी जो स्थापना थी ये 1946 में भी थी और अभी हाल ही में इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यूनिसेफ के पूरे नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसका पूरा नाम होता है।
अब देखिए बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि असम की है, तो इन्हें भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। अगर आपने डेली बेसिस पर इस श्रृंखला को फॉलो किया है तो ये जानकारी आपको याद होगा। वहीं पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना यह पुरस्कार यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो इस पुरस्कार से वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कृत किया गया था या फिर सम्मानित किया गया था। तो ये सारी बातें नोट अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण आयोजित हुआ है? साल के वृक्ष के नीचे। तो ऐसे में देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत के सबसे लोकप्रिय थिएटर फेस्टिवल में से एक अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण हाल ही में असम में आयोजित हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखना आपको, ये इसका 13वां संस्करण था। अब यहाँ पर हम इसकी आयोजन तिथि की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये 15 दिसंबर से हुई है, जो कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और इसकी समाप्ति होगी 18 दिसंबर को। ये नोट कर लीजिए। वहीं पे हम अगले पॉइंट में बात करें असम के प्रमुख त्योहार व उत्सव के बारे में, तो यहाँ पर हमने कुछ जानकारी आपके साथ साझा किया है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि बिहू, उसके बाद माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, बेखो महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, हाथी महोत्सव, ये प्रमुख त्योहार व उत्सव हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं। वहीं पे एक और पॉइंट है असम की जनजातियों के बारे में। यहाँ पर वो सूची दी गई है चकमा, दिमासा, गारो, हजोंग, हमार, खासी, जैंतिया, खामती, लखेर, होजी, कचारी, सोनवाल, लालुंग, मेच आदि यहाँ की यानी कि असम की प्रमुख जनजातियाँ हैं। नोट कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही के दिनों में मैंने आपको एक जानकारी दिया था इसके बारे में, अम्बुबाची महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा असम। इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि तमिलनाडु जिसे कि पहले से ही देश में जलवायु कार्रवाई के मामले में अग्रणी माना जाता है और आपको ध्यान रखना है कि जिसने क्रमशः अगस्त और सितंबर 2022 में यानी कि तमिलनाडु ने अगस्त और सितंबर 2022 में क्रमशः वेटलैंड मिशन और ग्रीन तमिलनाडु मिशन शुरू किया था। और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु अपने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के, यहाँ पे के शब्द छूट गया है, तो तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन के लिए एक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, इसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न बना है कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है अभी हाल ही में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में एक जानकारी हमने आपको दिया था जुलाई अगस्त महीने में। यहाँ पर इसे हमने लिखा है कि हाल ही में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है ये तमिलनाडु के ममल्लापुरम में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया एक्सप्लेनेशन में कि अमेरिकी ट्रेजरी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ अपना पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया है। और इसके तहत आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसमें $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव यानी कि अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मालरबा के हस्ताक्षर हैं। मतलब कि अभी हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है अमेरिका ने। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ यहाँ पे देखिए अमेरिका की बात आई है तो ऐसे में कुछ पॉइंट हमने शामिल किया है, जैसे कि वर्ष 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन के बाद अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अगले पॉइंट में से जिसको हमने लिखा है कि हालांकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि 4 बार राष्ट्रपति बने थे। वे 1933 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ये जो नियम आया था, जो संशोधन हुआ था 22वां संविधान संशोधन अमेरिका में, तो इसके बाद से कोई भी व्यक्ति अब 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं। और ये कब था? वर्ष था 1951।
तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। हम यहाँ पर चलते हैं, एक जानकारी ये भी दे दूं आपको कि टाइगर ट्रम्प है जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित हुआ था। हालांकि भारत और अमेरिका के बारे में कई सारी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है, आई होप कि आपको सारी बातें याद होगी। हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश से विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिली है, तो कांग्रेस की जीत के बाद अभी हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में कह सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी गई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। वर्ष 2013 में वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि वे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और वे अब तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये तो इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें इसके अतिरिक्त जो उप मुख्यमंत्री बने हैं मुकेश अग्निहोत्री, ये नाम भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम से संबंधित। इसमें हमने दोनों में कंपेरिजन किया है, भाजपा और कांग्रेस में। तो कांग्रेस को इसमें सीट मिला है 40, वहीं पे भाजपा की बात करें तो भाजपा को मात्र 25 सीट मिला। जबकि इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है कांग्रेस को महज 17 सीट ही मिला। जबकि हम बात करें भाजपा की तो भाजपा को यहाँ पर 156 सीट मिला है। कांग्रेस का गुजरात में ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है, मात्र और मात्र 17 सीटों पर ही विजय रही कांग्रेस। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। हो सकता है, मुझे ये गुजरात चुनाव वाला लगता है कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो इसलिए इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूँ, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, सबसे पहले ये डेट याद रखिए, 12 फरवरी 2023 को ये प्रस्तावित है। इस एग्जाम को देखते हुए 62 दिनों का एक टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इसमें 50 टेस्ट आपका शामिल है, जिसमें आपका इसके अतिरिक्त यानी कि 12 सेक्शनल टेस्ट है जो कि करंट अफेयर्स का है। टोटल जो टेस्ट है ये आपको ध्यान रखना है 62 टेस्ट है, और इसके अंतर्गत जो भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं वो सभी भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से बीपीएससी में अगर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये तमाम टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम है, जो आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में तमाम मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जानकर दे दूँ, यही सारे मटेरियल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी मटेरियल आप बीपीएससी में अगर ऐप पर 68वीं वाले कोर्स के अंतर्गत जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निसंदेह ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? आपको भी मैंने जानकारी दिया कि अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सीट मिला है, ये मिला है 156 सीट बीजेपी को मिला। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को मात्र 17 सीट मिला। तो बीजेपी यहाँ पर विजय रही थी, और इसके आधार पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं 18वें मुख्यमंत्री गुजरात के, ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर आप इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखा गया कि हाल ही में 12 दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि मौजूदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में यहाँ पर आपको ध्यान भूपेंद्र पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। वर्तमान में जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने इन्हें 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया भूपेंद्र पटेल को। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, 2 राज्यों में अभी नया मुख्यमंत्री बना है, तो ऐसे में हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बने। अगला हमारा 10वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, हालांकि हर महीने हमने इसकी जानकारी आपको दी है। ये प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 माह के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के जॉस बटलर को चुना गया है। यहाँ पर आप इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो साइड में आप देख रहे हैं इस महिला क्रिकेटर को, ये पाकिस्तान की सिदरा अमीन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ हमने लिखा। इन्हें महिला वर्ग में यानी कि विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया नवंबर 2022 के लिए। इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया कि नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर को चुना गया, जबकि महिलाओं में पाकिस्तान के सिदरा अमीन को यह पुरस्कार के लिए चुना गया। वह भी पिछले मंथ की बात करें अक्टूबर 2022 के लिए जो जारी हुआ था, इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को चुना गया था। जबकि महिला कैटेगरी में बात करें तो पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड के लिए चुना गया था। हालांकि यहाँ पर कंप्लीट वो सूची है, आप देख सकते हैं। जो नवंबर वाला जारी हुआ है, ये सिदरा अमीन पाकिस्तान की महिला वर्ग में,
पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के जॉस बटलर। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जनवरी से नवंबर तक का यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है। आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, किसी भी मंथ का आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के अगले 11वें प्रश्न पे, सुकांत कदम ने पेरू में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल, अर्थात इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन है ये पेरू में अभी हाल ही में किया गया था। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कि दिसंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये पेरू में किया गया। पेरू की राजधानी है लीमा। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में, कि पेरू में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप आयोजित हुआ, कुल मिला के 14 पदक भारत ने अपने नाम किया है। इस 14 पदक में से 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और एक नहीं बल्कि 7 कांस्य। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 14 पदक भारत ने अपने नाम किया है इस प्रतियोगिता में। और आपको ध्यान रखना है इस प्रतियोगिता में वैशाली बिहार के नीलेश पटेल ने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी नोट करने लायक है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में सर जेरेमी फर्रार को नियुक्त किया है। बताएं कि उन्होंने किसका स्थान लिया है। आप यहाँ पर सर जेरेमी फर्रार को इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है उन्होंने सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लिया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में सर जेरेमी फर्रार को नियुक्त किया गया और उन्होंने सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लिया है। अब ये सौम्या स्वामीनाथन कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना, डॉक्टर सौम्या कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की बेटी है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो इन्हीं की पुत्री का नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इसी का स्थान अभी हाल ही में सर जेरेमी फर्रार ने लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में। तो ये सारी बातें यहाँ से नोट करना है आपको। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं इस वीडियो के प्रश्न पे। तो इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। कमेंट बॉक्स में आप सारी जानकारी विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और जो टेस्ट सीरीज के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, इसमें एक ऑफर चल रहा है, आप लोग ऑफर का लाभ उठा के इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निसंदेह ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 2023 में आयोजित होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।